स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। यहाँ हर जियोपॉलिटिकल खेल एक चक्रव्यूह है, एक ऐसा जाल जिसमें सब घुस जाते हैं पर बाहर निकलना मुश्किल होता है। दोस्तों, सोचिए एक देश जहाँ स्ट्रीट्स पर लोग, मोस्टली यंग पीपल, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया बैन हो चुकी है, पार्लियामेंट में आग लग रही है और जिस इंसान को देश को संभालना था वही प्राइम मिनिस्टर भाग गए। हिस्ट्री के चक्रव्यूह में फंस गया है नेपाल, एक छोटा सा देश हिमालय की गोद में बसा हुआ, लेकिन आज दुनिया के हेडलाइंस में है। क्यों? क्योंकि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने अचानक रेजिग्नेशन दे दिया। पर सवाल ये है, ओली ने ऐसा किया क्यों? आज नेपाल इतना जल क्यों रहा है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल क्राइसिस है या कोई न्यू रेवोल्यूशन की शुरुआत? कमिंग अप नेक्स्ट में हम देखेंगे नेपाल का सफ़र मोनार्की से डेमोक्रेसी तक। क्यों कहा जाता है ओली को नेपाल का आयरन मैन? ओली का राइस एंड फॉल, जेनजी की रिबेलियन और इंडिया चाइना का एंगल भी समझेंगे। हम जानेंगे सुशीला खड़गे के बारे में, नेपाल की इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, और क्यों उनके सबसे पहले डिसीजन को कहा जा रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पीछे, नेपाल के मोनार्की के दौर में। मोनार्की का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां एक राजा या रानी देश की जिम्मेदारी संभालते हैं, मतलब राजा जो कहे वही कानून। नेपाल में ये सिस्टम शाह डायनेस्टी के टाइम में था, 3 सदियों तक। राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। उनके पास सिर्फ पॉलिटिकल पावर ही नहीं बल्कि रिलीजियस लेजिटिमेसी भी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आवाम के लिए आवाज़ का कोई स्पेस नहीं था। फिर आई आवाज़ डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र, एक ऐसा सिस्टम जहां लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज़ करते हैं इलेक्शंस के थ्रू। 1990s में नेपाल में डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन हुआ। 2008 में मोनार्की को फाइनली अबॉलिश कर दिया गया। देश बन गया रिपब्लिक ऑफ नेपाल। लेकिन नए डेमोक्रेटिक सिस्टम की इंस्टीट्यूशन अभी मैच्योर नहीं थी, जिससे बार बार टसल हुआ। इसीलिए नया सिस्टम तो आ गया लेकिन स्टेबिलिटी कभी नहीं आई। हर 2 से 3 साल में प्राइम मिनिस्टर बदल जाते। कोई भी लीडर अपना फुल टर्म यानी कि 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाता। यानी सिस्टम बदल गया लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वही रही। अब एंट्री होती है एक नए नेता की, केपी शर्मा ओली। ओली 2006 के बाद नेपाल की पॉलिटिक्स में उभरे। उस वक्त मोनार्की ख़त्म हो चुकी थी और डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन चल रहा था। नेपाल का पॉलिटिकल सिस्टम एकदम फ्रेजाइल था। मल्टीपल पार्टीज, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस, कोएलिशन गवर्नमेंट्स, स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। और इसी एनवायरनमेंट में ओली ने अपनी एक इमेज बनाई, एक लीडर जो अपनी पार्टी और आइडियोलॉजी के लिए रिलेंटलेसली स्टैंड करता है, चाहे ऑपोजिशन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। इस टफनेस की वजह से मीडिया और लोगों ने उन्हें आयरन मैन कहना शुरू कर दिया। एक एग्जाम्पल देखिए, 2015 में नेपाल में एक मैसिव अर्थक्वेक आया, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुए। ओली ने गवर्नमेंट मशीनरी को मोबिलाइज किया और एड कोऑर्डिनेशन में पर्सनली इन्वॉल्व हुए। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि उनका अथॉरिटेरियन स्टाइल था, लेकिन सपोर्टर्स के लिए उनकी हैंड्स ऑन अप्रोच और डिसाइसिवनेस एक आयरन मैन की इमेज का प्रूफ था। और पॉलिटिकल स्टंट्स भी, जैसे कभी उन्होंने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए, या मल्टी पार्टी कोएलिशंस के साथ ओपनली कन्फ्रंटेशंस किए। ये सब लोगों के दिमाग में एक अनब्रेकेबल बोल्ड लीडर की इमेज बनाते थे। आयरन मैन का मतलब यही है, एक ऐसा लीडर जो प्रेशर में बेंड नहीं होता, जो डिसीजंस में टफ है और जो ऑपोजिशन के अगेंस्ट अपनी स्टैंड कभी नहीं छोड़ता। लोगों ने सोचा ये बंदा करप्शन ख़त्म करेगा, स्टेबिलिटी लाएगा। ओली कई बार प्राइम मिनिस्टर बने और 2024 में फिर से पावर में आए। एक होप बनी कि शायद नेपाल को अब स्टेबल डायरेक्शन मिलेगी। लेकिन आयरन मैन की इमेज का एक फ्लिप साइड भी होता है। जब ओली ने नेपोटिज्म, करप्शन और पॉलिटिकल सेपरेशन जैसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया, तभी यही आयरन मैन की इमेज उनके लिए एक लाइबिलिटी बन गई। ओली के मिनिस्टर्स और उनके नेपो किड्स सोशल मीडिया पर अपना लाविश लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट करते थे, जब आम नेपाली बेरोजगारी और गरीबी में जी रहा था। और ओली पर एक और बड़ा इल्ज़ाम लगा, एजेंसीज़ को मिसयूज़ करने का। जो उनके अगेंस्ट बोलता उसको पुलिस या ब्यूरोक्रेसी से दबा दिया जाता। ये सब यूथ को और गुस्सा दिलाने लगा। फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया कि कुछ लोग कहने लगे कि मोनार्की वापस लाओ। पर मैं क्लियर कर देती हूँ, ये एक मेन स्ट्रीम डिमांड नहीं थी, ये उनका गुस्सा था सिस्टम से। मेजॉरिटी यूथ चाहते थे एक क्लीन और ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी। अब आते हैं असली ट्रिगर पर, जेनजी का रिवोल्ट। जेनजी मतलब वो जनरेशन जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुई है, जो आज की यूथ है, डिजिटल वर्ल्ड में पले बड़े हैं। 4 सितंबर 2025 को ओली ने बैन कर दिए 26 सोशल मीडिया ऐप्स, फेसबुक, इंस्टा, एक्स, यूट्यूब, सब। रीज़न दिया फेक आईडीज़ और हेट स्पीच रोकना है। लेकिन जेनजी के लिए सोशल मीडिया सिर्फ कोई टाइम पास नहीं था, ये उनकी आवाज़ है।
वही आवाज़ ओली ने बंद कर दी और वही बन गया स्पार्क जिसने पूरे नेपाल को जला दिया। लेकिन समझ लीजिए, ये सिर्फ सोशल मीडिया का इशू नहीं था, वो तो एक चिंगारी थी। असली गुस्सा तो करप्शन, नेपोटिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के खिलाफ था। तो जब सोशल मीडिया बैन हुआ, यूथ ने उसे एक प्लेटफॉर्म बनाया अपने असली गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए। यूथ ने प्रोटेस्ट किए। प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हो गए कि काठमांडू एक बैटल फील्ड बन गया। शॉप्स, ऑफिसेज, घर भी जल गए। पुलिस और आर्मी ने फायरिंग की, जिसमें 34 से ज़्यादा लोग मारे गए और हज़ारों से ज़्यादा इंजर्ड हुए। लेकिन जब ओली को समझ में आया कि आवाम उन्हें छोड़ने वाली नहीं है, उन्होंने 9 सितंबर 2025 को रेजिग्नेशन दे दिया। ऑफिशियली बोला ब्लडशेड रोकना है, लेकिन असल में वो भाग गए। आज के यूथ की डिमांड सिंपल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सोशल मीडिया वापस, ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट लीडर और करप्शन फ्री गवर्नेंस। इसीलिए उन्होंने एक नाम प्रपोज किया, सुशीला कर्की, जो नेपाल की पहली फीमेल चीफ जस्टिस रही हैं, ऑनेस्ट और बोल्ड इमेज वाली। अब इंटरिम पीएम के लिए उनका नाम आगे आया है। यूथ अब एक ऐसा लीडर चाहते हैं जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा डिसाइसिव और स्ट्रॉन्ग हो। आर्मी ने यूथ ग्रुप से बात करके सुशीला कर्की का नाम इंटरिम पीएम के लिए फाइनलाइज किया। दूसरा नाम है कुलमन घिसिंग, एक 54 ईयर ओल्ड इंजीनियर जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था नेपाल में हुए 2016 के पावर क्राइसिस में। साथ ही एक और नाम चर्चा में था, बलेन शाह, रैपर टर्न्ड मेयर ऑफ काठमांडू, जिनको जेंजी का एक असली रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। उन्होंने बोला, मेरा पूरा सपोर्ट यूथ के साथ है, और ये लाइन नेपाल के हर टीवी चैनल पर छप गई। इससे एक नैरेटिव बन गया कि बलेन शाह खुद तो स्ट्रीट्स पर नहीं है, लेकिन वो एक मॉरल फेस बन गए प्रोटेस्ट के। और जेंजी को ये फील हुआ कि उनकी आवाज़ सिर्फ सड़कों पे नहीं, पावर कॉरिडोर्स तक भी जा रही है। लेकिन बलेन शाह ने भी इंटरिम पीएम के लिए सुशीला कर्की का ही नाम सजेस्ट किया, और ऐसे ही रातों रात बन गई सुशीला कर्की नेपाल की इंटरिम पीएम। अब सवाल उठता है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर करता क्या है? इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि वो सिर्फ गवर्नेंस को चलाए, किसी भी पॉलिसी या बड़े डिसीजंस में पॉलिटिकल बायस ना दिखाए, और सबसे बड़ा रोल, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करना। मतलब वो एक तरह का रेफरी होता है जो इंश्योर करता है कि मैच फेयर चले और कोई चीटिंग ना करे। अब उनका काम होगा मार्च 2026 के इलेक्शंस तक गवर्नमेंट चलाना। लेकिन अब फिर से प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि सुशीला कर्की ने आते ही डिसॉल्व करवा दिया पार्लियामेंट। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज और नेपाल बार एसोसिएशन कह रहे हैं ये कदम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। सबसे पहली बात, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 76 सबसेक्शन 7 क्लियरली कहता है, अगर कोई भी पार्टी या कोएलिशन मेजॉरिटी बनने में फेल हो, तभी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट डिसॉल्व कर सकते हैं और नया इलेक्शन अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि प्रेसिडेंट ने बिना प्रॉपर प्रोसेस के, जैसे मेजॉरिटी टेस्ट या कोएलिशन फॉर्मेशन, डायरेक्ट डिसोल्यूशन कर दिया। मतलब डेमोक्रेटिक ऑप्शंस एग्जॉस्ट किए बिना ही पार्लियामेंट तोड़ दिया। यही नहीं, पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट के पास जजमेंट्स भी याद दिलाए। कोर्ट ने पहले भी बोला था कि पार्लियामेंट डिसोल्यूशन लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, पहले सब पॉलिटिकल ऑप्शंस ट्राई करना ज़रूरी है। ऑपोजिशन कह रहे हैं कि इस बार वही रूल वायलेट हुआ है, इसी वजह से पार्टीज कह रही हैं डिसोल्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अब सवाल ये है, क्या यह डिसीजन सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और वहाँ रिवर्स होगा जैसे पहले भी हुआ था? आपको क्या लगता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल? इसका डिसीजन जल्दी लेना होगा, क्योंकि नेपाल की ट्रेजेडी सिर्फ इंटरनल नहीं एक्सटर्नल भी है। इंडिया के लिए नेपाल एक नेचुरल पार्टनर है। ओपन बॉर्डर, ट्रेड, माइग्रेशन सब लिंक्ड है। इंस्टेबिलिटी का मतलब है रिफ्यूजीज और सिक्योरिटी कंसर्न्स। चाइना के लिए नेपाल एक बफर स्टेट है, एक और जगह जहां वो अपना इन्फ्लुएंस फैला सकता है, लोन्स और प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो ओली की गिरावट सिर्फ एक डोमेस्टिक स्टोरी नहीं, एक जियोपॉलिटिकल गेम भी है। अब सवाल ये है, नेपाल का फ्यूचर कैसा होगा? दो पॉसिबिलिटीज़ है। अगर इंटरिम गवर्नमेंट सच में ट्रांसपेरेंट और यूथ ड्रिवन होती है तो ये नए रेवोल्यूशन की शुरुआत होगी। अगर फिर वही करप्शन और पावर गेम रिपीट हुआ तो ये आग बुझने वाली नहीं है और नेपाल और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। एक बात तो क्लियर है, प्राइम मिनिस्टर ओली ने तो रिज़ाइन दे दिया, लेकिन उन्होंने एक ऐसी जनरेशन को जगा दिया जो चुप रहने वाली नहीं है। ये जनरेशन कहती है इनफ इज़ इनफ। आपको क्या लगता है, नेपाल का फ्यूचर किस तरफ जाएगा? दोस्तों, अगर ये ब्रेकडाउन आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि दुनिया एक चक्रव्यूह है और हम इसके अंदर घुसकर समझाते हैं।